मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग वाशिंगटन बेस्ड एक संस्था, रिसर्च की संस्था प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा जो ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे भारत सहित 24 देशों में किया गया है, उसके परिणाम क्या आए भारत के संदर्भ में, उस पर चर्चा करेंगे। पिछले साल 2023 में मार्च से मई के बीच में प्यू रिसर्च सेंटर ने 24 देशों में एक सर्वे किया था। उसमें भारत एक प्रमुख देश था। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका के देश थे, यूरोप के देश थे, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका और ख़ास करके एशिया के और भी देश थे जैसे इंडोनेशिया। उन्होंने सवाल पूछे थे कि आप अथॉरिटेरियन रिजीम यानी आप निरंकुश शासन चाहते हैं तो किस तरह का, किसी व्यक्ति विशेष का शासन जिसके ऊपर कोई नियंत्रण न रहे, चाहे लेजिस्लेटिव नियंत्रण हो, चाहे जुडिशरी का नियंत्रण हो, कोई नियंत्रण नहीं हो, या आप मिलिट्री रूल चाहेंगे। जो आंकड़े आए हैं बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं और इन आंकड़ों का विश्लेषण हिंदू में किया गया है। 4 मार्च की हिंदू में मैं आपके सामने हिंदू का वो अंक दिखलाना चाहूँगा। आप में से हो सकता है कुछ मित्रों ने वह देखा और पढ़ा भी हो, इसलिए बातचीत करने में सुविधा होगी। यह वह पूरा का पूरा विश्लेषण है जो उस सर्वे में जो परिणाम आए हुए हैं उसका विश्लेषण हिंदू ने किया है। परिणाम जो आए हुए हैं उसको समझने के लिए हमें उस यूनिवर्स को समझना पड़ेगा जिसे उस सैंपल ड्रॉ किया गया है, चूँकि तो सैंपल सर्वे होता है। नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज़, भारत में कंट्रीज स्टेट्स जो हमारे हैं, उन्हें और अंडमान निकोबार को छोड़ करके देश के सभी हिस्सों में 3-4 वेरिएबल को ले करके और वहीं से सैंपल ड्रॉ किए गए थे। एक वेरिएबल जेंडर था, यानी स्त्री पुरुष दोनों उसमें शामिल होते। उम्र अर्बन एरिया में किया गया और एजुकेशन इसको लेकर के किया गया। नहीं, यूथ भी था और पुराने लोग भी थे, बूढ़े लोग भी थे और पढ़े लिखे ही लोग थे, अर्बन एरिया के लोग थे। सर्वे का जो परिणाम आया है भारत के संदर्भों में वो बहुत ही चौंकाने वाला और चिंतनीय है। उसके कुछ कारण होंगे, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये कहा है लगभग 82% लोगों ने कि उन्हें एक तानाशाही व्यवस्था चाहिए, उसमें उस व्यक्ति का भी शासन निहित है जिस पर कोई नियंत्रण न हो, वो निरंकुश हो, वो जो चाहे करे और फौजी शासन भी हो। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वाभाविक है कि वे अपोजिशन पार्टीज को नहीं चाहते। भारतवर्ष का स्थान उन लोगों की संख्या में जो अपोजिशन पार्टीज को नहीं चाहते तीसरे स्थान पर है। इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के, वे चाहते हैं कि अपोजिशन भी रहे और एक सशक्त अपोजिशन रहे। लेकिन भारतीय नहीं चाहते और इसीलिए उन्होंने तानाशाही व्यवस्था का समर्थन किया है कि अपोजिशन की कोई जगह, कोई स्पेस डेमोक्रेसी में रहना चाहिए। जो तीसरा नतीजा चौंकाने वाला आया वही आया हुआ है कि जो लोग डेमोक्रेसी ही नहीं चाहते, जिसमें लोग चुन करके आते हैं, हमारे प्रतिनिधि हम चुन के भेजते हैं। 2017 में अंतिम सर्वे हुआ था, 23 में हुआ है। वहाँ ऐसे लोगों की संख्या 37 थी, 37%। अब वो बढ़ के 44% हो गई। यानी 44% लोग लोकतंत्र नहीं चाहते। और मित्रों, जब लोकतंत्र नहीं चाहते, वो तानाशाही चाहते हैं, तो 85% लोग, जो पहले 17 में उनकी संख्या 65% थी, वो बढ़ के 85% हो गई। वे एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि वो उस तानाशाह के अधीन रह के हम पर शासन करें। 2 सवाल पैदा होते हैं
पहला सवाल तो यह है कि क्या देश के उन लोगों को जो तानाशाही का शासन चाहते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और प्यू रिसर्च सेंटर ने इसके आधार पर अनुमान लगाया कि भारतवर्ष में, उसने एक्सट्रेपोलेट किया, कहा कि भारतवर्ष में लोग तानाशाही का शासन चाहते हैं। ये बहुत ही हमारे और आप जैसे लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, चिंतन का भी विषय होना चाहिए कि ऐसा लोग क्यों चाहते हैं। तो जो चाहते हैं, हमें लगता है, पहले हमें व्याख्या कर लें क्यों चाहते होंगे, और उससे ध्वनित हो रहा है कि हिंदुस्तान चाहता है, चूँकि 82% लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र से कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ था। शायद उनको इतिहास बोध अब नहीं रहा, वे जिस तरह का इतिहास पढ़ते हैं उस इतिहास के बारे में सोचते नहीं हैं। मुझे कहने दीजिए कि शायद वो माइथोलॉजी को इतिहास समझते हैं, जो भी लगातार कोशिशें जारी हैं। वे नफरत को ही इतिहास समझते हैं, जैसा कि कोशिशें जारी हैं। धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक नफरत फैली हुई है, और उसी के चश्मे से इतिहास को नापते हैं, इतिहास को देखते हैं। शायद जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, और जो टेलीविज़न से जो बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है, वे उस पर विश्वास करते हैं, और उसी में जो बातें आती हैं उसी को इतिहास मानते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि शायद इतिहास बोध उनका कमज़ोर हो गया है, क्योंकि हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। तो जो बच्चे इमरजेंसी के बाद पैदा हुए, वे तो नहीं जानते कि मीसा क्या होता है, DIR क्या होता है, और किस प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का हनन हुआ था। किस प्रकार से उस समय के प्रधानमंत्री को चाटुकारों ने भारत का पर्याय कहना शुरू कर दिया था। और जो लोग उस समय जवान थे, अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें तो शायद मालूम है। मैं निश्चित रूप से इस बात को जानता हूं कि वे लोग उन्हीं में से जो यह बात के युवा जो तानाशाही का समर्थन करते हैं, वे इमरजेंसी की निंदा करते होंगे। जनता पार्टी सरकार ने आकर के इंटरनल इमरजेंसी की संभावना को खत्म कर दिया, क्योंकि संविधान से उस सफ़े को बाहर निकाल दिया। अब एक्सटर्नल एग्रेशन में और इकोनॉमिक ब्रेकडाउन होने पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन अब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को लेकर के इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। शायद वो हमारे आसपास के, इस देश के आसपास के इतिहास को भी नहीं जानते। पाकिस्तान जो बना था बंटवारे के बाद, वहाँ पे 4 सैनिक तानाशाह है। अयूब खां, याहिया खां, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, ये सभी जनरल थे फौज के। और पाकिस्तान की क्या गति इन्होंने की, आज की तारीख में भी आर्मी का वहाँ पे वर्चस्व है। आर्मी तय करती है वहाँ की डिफेंस पॉलिसी और वहाँ की फॉरेन पॉलिसी भी, और वही सरकारों को गिराती है, सरकारों को बनने में मदद करती हुई। चुनाव हुआ है और आर्मी पर इस बात के आरोप लग रहे हैं कि उसने इमरान खां को रिगिंग करके हरा दिया, क्योंकि इमरान खां आर्मी का विरोध कर रहे थे। तो आज की तारीख में पाकिस्तान की क्या दशा है, IMF के बेलआउट पैकेज के वजह से पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी बची हुई है। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा हाई है, लोगों को रोज़मर्रे की चीज़ों को लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पाकिस्तान की दुर्दशा है। दूसरा जो देश हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान ने उसे आज़ादी दिलाई थी, क्योंकि जीतने के बावजूद भी भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाया गया था, इनको जेल में भेज दिया गया था। विद्रोह हुआ, जनता ने विद्रोह किया, और जो ईस्ट पाकिस्तान उस समय था उसमें जो फौज के लोग थे उन्होंने विद्रोह किया और आज़ादी मिली। लेकिन 75 में आते आते शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल कर दिया गया। किसने किया? मिलिट्री के लोगों ने किया। और जियाउर रहमान मिलिट्री डिक्टेटर होकर के वहाँ पे आया, और आप जानते हैं कि उसके ऊपर भी मिलिट्री के एक सेक्शन ने लगातार हमले किए, उसे मारने का प्रयास किया। उन्हें सफलता 1981 में मिल गई। इसके बाद इरशाद, मोहम्मद इरशाद जो मिलिट्री जनरल था, उसने शासन संभाला। कितने लोग तबाह कर दिए गए, मारे गए। और आज की तारीख में बांग्लादेश में जो इस्लामिक राष्ट्रवादी कह सकते हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं,
वे तो खुलेआम तांडव करते पाए जाते हैं। मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मारने वाले लोग इन फौजियों के साथ मिलकर के सत्ता भी संभालते रहे, और आज की तारीख में तो उनकी बेटी जो बच गई थी, चूँकि वो बांग्लादेश में उस समय नहीं थी, उनका शासन चल रहा है और उन्होंने संभाला हुआ है। अभी तक पुनः फौजी शासन नहीं हुआ, लेकिन फौजी शासन में क्या उसकी स्थिति हुई थी हम में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। व्यक्ति के रूप में तानाशाह, हिटलर और मुसोलिनी की चर्चा इतिहास में होती है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो जर्मन राष्ट्र पस्त पड़ा हुआ था, उसने उन्हें सब्ज बाग दिखलाया, और उसकी पार्टी का नाम था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी। और वो सत्ता में आया और उसने मिलिटराइज्ड कर दिया। उसने अपने विरोधियों को चुन चुन करके खत्म करना शुरू कर दिया, जेलों में यातनाएं दी। यहूदियों के साथ क्या हुआ हम सभी इस बात को जानते हैं। जिनोसाइड हुआ, कत्लेआम हुआ, कत्लो गारद हुआ। और जो जेल में लोग बंद किए गए, उसके खात्मे के बाद, हिटलर के खात्मे के बाद जेलों की दीवारें टूटी। बेस्टिल जेल कहते, दीवारें टूटी और लोग बाहर निकले। वो तानाशाह था। हम लोग विद्यार्थी जीवन में नारे लगाते थे, जो चाल चलेगा हिटलर की, हिटलर की तरह मिट जाएगा। लगता है कि हमारे जो भारत के उस सर्वे में शामिल लोग हैं, जिनके आधार पे हमारे आप पर भी अब तोहमत लग रहा है कि भारतवर्ष की मेजॉरिटी अथॉरिटेरियन रिजीम चाहती है, तानाशाही शासन व्यवस्था चाहती है। उन्हें हिटलर की कहानी नहीं पता। हो सकता है उनको हिटलर को राष्ट्रवादी बना करके, बता करके, ये जो मीडिया का बड़ा हिस्सा है, जिसमें टेलीविज़न चैनल आते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वे प्रस्तुत करते होंगे। उसको लगता होगा कि हमारे देश में भी हिटलर का शासन होना चाहिए। उन्हें महसूस नहीं होता कि अगर सारी एजेंसीज पर, इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर, न्यायालय पर एक तानाशाह का कब्जा हो जाता है, तो बिना जमानत के लोग जेलों में सड़ा दिए जाते हैं। जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है, उन अधिकारों का गला घोंट दिया जाता है। स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, न्याय, इस सारे अधिकारों के कोई मायने नहीं रह जाते। और हमारे भारतवर्ष ने हजारों हजार सालों से राजाओं और सुल्तानों का शासन देखा है, जहाँ पर कोई नियम कानून नहीं था। नियम कानून वही था जो राजा बनाता था, सम्राट बनाता था या सुल्तान बनाता था। अभी तो जुम्मा 75 साल पहले हम आज़ाद हुए जब अंग्रेज़ों से, तो हमने अपना संविधान बनाया और उसी में हमने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बात की, उसी में हमने समाजवाद की बात की, उसी में हमने धर्मनिरपेक्षता की बात की, उसी में हमने न्याय की बात की, स्वतंत्रता की बात की, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो जुम्मा 75 साल होते हुए हमारे देश के लोग को राजाओं का शासन चाहिए, सम्राटों का शासन चाहिए, जो उन्होंने भाइयों को मारा, जो एक दूसरे को मार करके सत्ता अपनी बचाए रखना चाहते थे। सुल्तानों का शासन चाहिए, जिन्होंने अपने भाइयों का वध किया, पिता को मारा और वे जनता के ऊपर जुल्म ढाते रहे। ऐसा शासन चाहिए उनको। ऐसे अंग्रेजों का भी शासन चाहिए, जो हिंदुस्तानियों को अपने पाँव की जूती समझते थे। उन्हें ऐसा शासन चाहिए। लेकिन ये क्यों उनके मन में ऐसी बात आई है मित्रों, ये समझना चाहिए। शायद जो पॉलिटिकल लोकतंत्र है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, उससे जो आशाएं हैं वो आशाएं धूमिल होती चली जा रही हैं। जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, अभी जो हाल में इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ, क्या हुआ है? वो पॉलिटिकल करप्शन का एक उदाहरण बताया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड को कहा गया कि जिन कारपोरेट्स ने किसी पार्टी विशेष को ज़्यादा पैसा दिया होगा, इसलिए दिया हुआ होगा कि क्विड प्रो को होगा, उससे फायदा मिल रहा होगा। और स्टेट बैंक को कहा कि आप सारे बताइए किन किन ने किस किस को दिया है। और स्टेट बैंक अब कोर्ट में गया है, कह रहा हुजूर आला हमें 3-3.5 महीने का समय दीजिए, हमारे पास तो आंकड़ों को इकट्ठा करने की मेथोडोलॉजी नहीं है। अरे भाई, सब कुछ कंप्यूटराइज दे सकते हो। अगर कोई भ्रष्ट है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्ट है और दल बदल करके चले आ रहा है और वो स्वच्छ हो जा रहा है, ये भारत देख रहा है, ये हम सभी देख रहे हैं। दल बदल हो रहे हैं, जो लोग जीत करके जाते हैं वो बिक जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है। पद
के प्रलोभन में जाते हैं, कि पैसे के प्रलोभन में जाते हैं, लेकिन ये खुलेआम दिख रहा है। अपोजिशन पार्टीज हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, लगता है कि सभी के बारे में हमारे लोगों का विश्वास हिल रहा है, क्योंकि जो क्राइसिस है उस क्राइसिस को लोग हल नहीं कर पा रहे हैं। हाथ में को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, महंगाई नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, देश का सही मायने में विकास चाहिए, गरीब आदमी को उसका हक चाहिए, किसान को उसका हक चाहिए, मजदूर को उसका हक चाहिए, मिडिल क्लास को उसका हक चाहिए, और उसका कर्तव्य भी है। संविधान ने हकों की बात की, कर्तव्यों की भी बात की। लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी असफल सिद्ध हो रही है, इसलिए वह चुने हुए प्रतिनिधियों के बजाय एक्सपर्ट्स का शासन चाहता है। वो चाहता है कि अर्थशास्त्री फाइनेंस मिनिस्टर बने, वो चाहता है कि टेक्नोक्रेट्स पथ निर्माण को देखें, वही चाहता है। और वो नहीं जानता कि सारे लोग जो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं हैं, वे तो नाश करके रख देंगे मित्रों। तो इसलिए मित्रों मुझे लगता है कि ये दोनों कारण हैं। एक तो है कि लोग इतिहास की समझ भूलते जा रहे हैं, और दूसरा है कि डेमोक्रेसी में जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से लोग प्रसन्न नहीं हैं। ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर लोग प्रसन्न नहीं हैं। लोगों को लगता है कि अरे भाई कोई फायदा नहीं हुआ, कोई क्राइसिस है। तो इस सोचने का विषय है कि ऐसा लोग चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, और उसके कारणों को हल कैसे किया जा सकता है। वरना ये देश जो विविधताओं वाला देश है, इस देश में गदर हो जाएगा। एक तानाशाह आकर के और हम पर चाबुक बरसाएगा। 75 साल की आज़ादी का जो स्वाद हमने चखा है, जो स्वतंत्रता का स्वाद चखा है, जो जीवन और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार हमने देखे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट खत्म हो जाएंगे, जो थोड़ी बहुत आस बची है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसे लोग नहीं समझते, इस गहरे खतरे को नहीं समझते। अगर आप समझते हो, और मैं आशा करता हूं कि आप सोचेंगे तो जरूर समझेंगे, और शायद उन लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे जो इस देश में तानाशाही व्यवस्था चाहते हैं। मित्रों, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो इस आधार पर अच्छा लगे कि नहीं ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।